स्वागत दोस्तों आपको घर के साथ आगे सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, संसद के अंदर प्रियंका गांधी को मिल गई है जगह, बताएंगे कहां पर वो बैठने वाली है जहां से सीधा बीजेपी पर निशाना साधा जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में महाराष्ट्र के अंदर कहां पर ईवीएम की जांच को लेकर गांव वालों ने अलग से वोटिंग कराने का फैसला लिया था कि अचानक से गाँव वालों को रोकने के लिए प्रशासन ने पुलिस तैनात कर दी है दोस्तों। बताएंगे क्या ईवीएम के जाँच पड़ताल से डर गया है प्रशासन, इसके बारे में पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में पुलिस ने सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया है जबरन धरना खत्म करने को लेकर ये बड़ी अपडेट दोस्तों। बताएंगे कहां से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में भाजपा के अपने ही विधायक ने अपने ही छात्र संगठन के नेता को जोरदार तरीके से धमकी दी है। बताएंगे कहां का ये पूरा मामला है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन और बदलाव चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में देश मांगे बदलाव लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में 18वीं लोकसभा में सीटों की व्यवस्था भी अंतिम रूप में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी पहले की तरह सीट नंबर 1 पर बैठेंगे, उनके सामने राहुल गांधी सबसे बड़ी चुनौती पेश करते नजर आएंगे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी जो पहली बार वायनाड से चुनाव जीतकर भारत के लोकसभा में पहुंची है, उनका क्या सीट के बैठने की जगह होगी दोस्तों। आपको बता दें कि उनके सीटिंग प्लान को लेकर जो डिटेल दी गई है उसके अनुसार प्रियंका गांधी को चौथे रो में बिठाया जाएगा, यानी राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और विपक्षी अन्य बड़े नेता। लेकिन प्रियंका गांधी चौथे सीट पर बैठी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगी, लेकिन राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व संभालेंगे। आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या यह सही फैसला है या फिर प्रियंका गांधी को आगे करके भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए था? आपको क्या लगता है जो बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है मार्कवाड़ी गांव, यहां पर बीजेपी के खिलाफ दबाकर वोट डाला गया। लेकिन लोगों का आरोप है, खासकर गांव के लोगों का आरोप है कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि उल्टा बीजेपी को वोट मिल गई, जिसके कारण पहले तो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा हुआ दोस्तों। इसके बाद गांव वालों ने सोचा कि एक मॉक पोलिंग करवा लिया जाए, इसके लिए फैसला लिया गया और पूरा इंतजाम किया गया। गांव के लोगों ने तैयारियां जैसे ही पूरी की वैसे ही प्रशासन के लोग इससे हिल गए और एक तरीके से ईवीएम की जांच पड़ताल से इतना ज्यादा डर फैल गया कि प्रशासन के लोग बड़ी बेशर्मी के साथ रोकने के लिए पहुंच गए। गांव वालों का कहना है कि बीजेपी को 100 वोट मिलना मुश्किल था, लेकिन उस गांव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया चुनाव में और लोगों को शंका है कि 800 से ज्यादा वोट भाजपा को जो मिले हैं वो गलत तरीके से गए हैं। गांव वालों ने जो मॉक यानी एक प्रायोजित तरीके से वोटिंग कराने का फैसला लिया था दोस्तों, उससे भी प्रशासन के लोग हिले हुए हैं। और एक तरीके से जैसे ही ये खबर सामने आई है कि प्रशासन का इस्तेमाल किया गया है लोगों को वोट डालने से रोकने के लिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने उस गांव मार्कवाड़ी में कर्फ्यू लगा दिया जहां पर बैलेट पेपर से वोटिंग होने जा रही थी। डर चोर को ही होता है, सवाल यह है कि चोर कौन है जिन्हें डर लग रहा है? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके अगर आप भी ये मानते हैं कि लोगों को, हर गांव के लोगों को खासकर अपने तरीके से वोटिंग करवाकर देखना चाहिए कि क्या वाकई सही वोट पड़े हैं या नहीं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और गांव वालों को डिटेल इकट्ठा करके प्रशासन के सामने सबूत के साथ एक बार फिर से पहुंचना चाहिए। आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। शासन नोएडा के अंदर दलित प्रेरणा स्थल पर धरने पर बैठे किसानों को मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। हजारों की संख्या में दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचे पुलिस वालों ने सैकड़ों किसानों को हिरासत में ले लिया और दलित प्रेरणा स्थल को खाली करवाया गया। किसानों ने जबरन धरना खत्म करवाने पर प्रशासन और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। यह भी कहा गया है कि मंगलवार को सुबह से ही कई किसानों के घर और दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंचने वाले किसानों को पुलिस वालों ने रास्ते में ही रोकने और हिरासत में लेने के सारे प्रयास किए। हालांकि कुछ किसान पहुंच गए अपने प्रदर्शन स्थल पर, लेकिन इसके बावजूद उनको धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सुबह से ही अलग अलग संगठनों के किसान नेताओं के द्वारा बड़े धरने की शुरुआत की जा रही थी दोस्तों, और अचानक से उनको रोका भी गया है। साथ साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राजस्थान के जयपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय में सुविधा की मांग कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी के बांदी कुई से विधायक भागचंद टाकड़ा ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन को ही बीजेपी के विधायक की ओर से कुचलने की कोशिश की गई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का ही विरोध किया जा रहा है दोस्तों। यानी भविष्य के भारतीय जनता पार्टी के होने वाले नेताओं को बीजेपी के लोग पसंद नहीं कर रहे। मामला उस वक्त और ज्यादा गर्मा गया जब एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बीजेपी के नेता पहुंचे थे। यह पूरी घटना विश्वविद्यालय में उस वक्त हुई है जब बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता का जोरदार तरीके से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध कर दिया दोस्तों। सचिवालय का घेराव कर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया था। जब विधायक टांडका मीटिंग से बाहर निकल रहे थे तो प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नेताओं की गाड़ी को रोककर उन्हें ज्ञापन देना चाहा, जिसके बाद विधायक भड़क गए और कहने लगे कि गाड़ी में बैठते हुए कहा कि बकवास करोगे तो गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक टांडका के द्वारा की गई इस हरकत के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने
छात्र संगठन के लोगों का भी सम्मान नहीं करती है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर जो भाजपा का नेता बनेंगे वो लोग एबीवीपी में काम करते हैं, तो क्या ये एबीवीपी वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा की जा रही इस तरीके की हरकतों को नहीं सीखेंगे और क्या ये देश की राजनीति के लिए गलत नहीं है? आप लोग अपनी राय जो लिख के बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से अपने नेताओं के साथ भी व्यवहार करती है और अब ये खुलकर सामने आ चुका है दोस्तों। हालांकि भारतीय जनता पार्टी छात्र संगठन के लोग भी इस तरीके के मामले में कई बार इन्वॉल्व रहते हैं। साथ साथ हिंदू सेना के एएसआई से एक ऐसी मांग सामने आई है दोस्तों जिसे लेकर फिर से नया विवाद उपज सकता है। आपको बता दें कि संभल के मस्जिद को मंदिर बताने को लेकर याचिका दाखिल की गई, उसके बाद अजमेर शरीफ पर भी सर्वे कराने के प्रयास किए गए और निचली अदालत की ओर से आदेश भी प्राप्त कर लिया गया। इसके बाद लोगों ने कहा था कि एक तरीके से भानुमति का कुनबा, भानुमति का पिटारा खोलने की कोशिश की जा रही है, यानी विवादों की एक श्रृंखला को शुरू किया जा रहा है। हिंदू सेना की एएसआई से अब एक नई मांग है दोस्तों और ये इतनी बेफिजूल की मांग है जो साफ संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी न जाने देश को कहां लेकर जाना चाहती है। दिल्ली की जामा मस्जिद को अब चैलेंज किया गया है। जामा मस्जिद को सर्वे के अंतर्गत लाने की मांग हिंदू सेना के लोगों ने की है दोस्तों। ये वही संगठन है जिसने अजमेर के अंदर भी सर्वे कराने की मांग की थी और वहां की निचली अदालत की ओर से इजाजत दे दी गई थी। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली के अंदर भी कोई निचली अदालत इस तरीके का फैसला देकर पिंडोरा बॉक्स खोलेगी और विवादों का एक श्रृंखला शुरू किया जाएगा? साफ तौर पर देश के अंदर इस तरीके के व्यवहारों को लेकर अब पुरजोर तरीके से मजबूती से आवाज उठाई जानी चाहिए दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ आंध्र प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ गई। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी लीक करने का मामला गरमा गया है। आंध्र प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों। ट्विटर हैंडल जिसमें कल्ट फैन इडका नाम का और एक अनिल ताराकिन नाम के दो सोशल मीडिया हैंडल पर जोरदार बहस देखने को मिली। आपको बता दें कि ये दोनों के दोनों मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके परिवारों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करते नजर आए। वाईएसआरसीपी कांग्रेस ने इसे सरकार का डेटा लीक करने का मामला बताया है दोस्तों, यानी वाईएसआरसीपी के नेता पर निशाना साधते हुए सारी मर्यादाएं पार कर दी जा रही है और ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कि लोग समझ सकते हैं कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के द्वारा अपने ही विरोधी वाईएसआरसीपी के लोगों को निपटाने के लिए इस तरीके की सूचनाओं को जानबूझकर बाहर किया जा रहा है। साथ साथ लोकसभा में मंगलवार को शून्यकाल शुरू होने से पहले कार्यसूची में विभिन्न मंत्रियों के नाम से अंकित दस्तावेज संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर प्रस्तुत किए गए और अप्रसन्नता जताते हुए अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संबंधित मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए। सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद दोपहर 12 बजे कार्यसूची में अंकित आवश्यक कागजात संबंधित मंत्रियों की ओर से सदन के पटल पर रखे जाते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर मंत्रियों को सदन में रहना चाहिए था और कागजात दिखाने चाहिए थी सदन में आकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री ही नहीं पहुंचा है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि करोड़ों रुपए लोगों के पानी की तरह बह रहे हैं और संसद के जो कार्य एक आध दो दिन चलने भी चाहिए उनमें भी आकर भाजपा के मंत्री थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहते और अपने मंत्रिमंडल का सम्मान तक नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को भाजपाइयों को ही फटकार लगानी पड़ी है। यानी आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर बीजेपी के अपने ही लोगों ने किया है दोस्तों, खासकर मंत्रियों ने किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में संभल और अजमेर के बाद जामा मस्जिद को लेकर सवाल खड़ा किया गया तो दोस्तों एक बार फिर से और एक और मामले को आगे प्रमोट किया जा रहा है। आपको बता दें कि जो बड़ी जानकारी आई है उसके अनुसार अब बदायूं के अंदर जामा मस्जिद में नीलकंठ मंदिर का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष बोला, कहा सर्वे से क्यों डरे। मुस्लिम पक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ माहौल बिगाड़ने की कोशिश मात्र के लिए ऐसा बार बार जानबूझकर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलने को तैयार नजर आती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बार बार एक तरीके से जजों पर भी कोई ना कोई दबाव रहता है कि वो ऐसा फैसला दे जिससे इस तरीके के विवाद और ज्यादा उभर कर सामने आए। अगर आप भी मानते हैं कि नए नए जो जज बने हैं उनको खन्ना जी को कार्रवाई करनी चाहिए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो रिप्रेजेंटेशन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो इंटरप्रिटेशन डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया था उसको बदलकर पुरानी स्थिति में लाना चाहिए ताकि इस तरीके के विवादों को और आगे प्रमोट ना किया जाए। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक नए विवाद को उपजाकर लोकसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है एक पार्टी को। साथ साथ संसद के शीतकालीन सत्र का मंगलवार को छठा दिन था दोस्तों और इस दौरान कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अडानी मुद्दे और उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा को लेकर संसद के परिसर में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। सपा और टीएमसी के नेता प्रदर्शन में शामिल दिखे। सपा और टीएमसी के नेता प्रदर्शन में शामिल नहीं थे दोस्तों। लोकसभा में संबल हिंसा पर बोलते हुए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संबल में जो घटना हुई वह एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव था। संबल में भाईचारा को गोली मारने का काम किया गया। भाजपा और उसके सहयोगी दलों के द्वारा पूरे देश में खुदाई की बातें करके देश के भाईचारा को खोने की कोशिश की जा रही है, यानी खुदाई करके भाईचारे को खो देगी, इस तरीके की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने सीधे शब्दों से भाजपा और उसके पूरे षड्यंत्र की पोल खोली है दोस्तों। साथ साथ चंडीगढ़ में मोदी कहने लगे कि तारीख पर तारीख के दिन अब खत्म हो गए, भ्रष्टाचार में कार्रवाई की कानूनी अड़चन दूर हो गई है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार करने वालों पर अगर कानूनी अड़चन दूर कर दी गई है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ अजीत पवार को मिलाकर क्यों रखा है? उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, क्यों उनको जल्दी से जल्दी सजा नहीं मिल रही है दोस्तों। और कई भी और ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो वॉशिंग मशीन में भाजपा के धुलकर आ गए हैं और उनके ऊपर अब कोई कार्रवाई ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रही है, क्योंकि एकदम
स्लो कर दिया गया है पूरा प्रोसेस। और नरेंद्र मोदी आकर बड़ी बड़ी बातें करके कहते हैं कि अब तारीख पर तारीख के दिन के खत्म हो गए हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये एक बार फिर से जुमला फेंका गया है, इसका कुछ औचित्य नहीं है, तो अपनी राय जुले के तहत साथ उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के सांसदों के साथ बुधवार को संभल जाने वाले हैं राहुल गांधी। आज होने वाला है जोरदार तरीके का उत्तर प्रदेश में संग्राम। दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की पुलिस के द्वारा रोका जाएगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग कई दिनों तक लोगों को यहां पर आने नहीं देना चाहते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कई सांसदों के साथ आज संभल के दौरे पर रहेंगे। अजय राय ने मंगलवार को जानकारी दी है। राय ने बताया है कि महासचिव प्रियंका गांधी भी संभल का दौरा कर सकती हैं। पीटीआई भाषा से बात करते हुए जानकारी देते बताया गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार से पार्टी के सभी 6 सांसद को जुटाना शुरू कर दिया है, यानी जितने भी कांग्रेस पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश के सारे एकजुट होंगे, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, क्योंकि सारे सांसद उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना में उनको लोगों से मुलाकात करने, पीड़ितों से मुलाकात करने का पूरा संवैधानिक अधिकार है और उनका राजनीतिक अधिकार भी है। दोस्तों इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचे और प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों संभल के लिए निकलने वाले हैं। तो क्या भाजपा की सरकार उनको घेरने का प्रयास करेगी, रोकने का प्रयास करेगी? क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 10 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 निषेध आज्ञा यानी प्रोविजन का जो ऑर्डर 144 आईपीसी होता था, जिसे अब 163 कर दिया गया है, वो जिले में 31 दिसंबर तक लागू कर दी गई है। और राहुल गांधी आज जा रहे हैं संभल, जो 4 तारीख है दोस्तों, तो साफ तौर पर 163 धारा लागू हो रखी है। राहुल गांधी जाने की कोशिश करेंगे, सांसद उनके साथ में होंगे, प्रियंका गांधी उनके साथ में होंगे। और इतिहास है कि जब भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहीं जाने के लिए निकले हैं, खासकर लोगों से बात करने के लिए, पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए, तो हमेशा उन्होंने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। और भाजपा के लोग अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो भी राहुल गांधी नहीं रुकेंगे, चाहे हाथरस का कांड हो या फिर प्रियंका गांधी जब उन्नाव पहुंची थी तब भी इसी तरीके का मामला था। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी और भाजपा, क्या आपको लगता है दोस्तों कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी रोक पाएगी संभल जाने से? आप लोग लिखकर जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे और हम आपको लगातार सारी बड़ी अपडेट इसी तरीके से पहुंचाते रहे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी ने पहली बार संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में केंद्र सरकार के वित्तीय सहयोग नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि वायनाड को लेकर क्या कार्य योजना है। वायनाड में इस साल जुलाई में भूस्खलन के कारण भारी तबाही हुई, जिससे कई लोगों की जान चली गई। दोस्तों ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने वायनाड के लिए अतिरिक्त आवंटन की मांग की है, प्रियंका गांधी ने कहा कि अतिरिक्त धन की बात नहीं की है। वायनाड के लोगों को केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं मिली है, केंद्र सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों जो वायनाड के लोगों का अधिकार है, केंद्र सरकार को कम से कम अधिकार के पैसे तो मुहैया करवाने चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी के सांसद बनने के बाद लग रहा है कि और पैसे की कटौती की जाएगी और कहीं ना कहीं वायनाड को एक सौतेले व्यवहार के तहत ट्रीट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बुरे दिन है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र का विकास लड़कर भी करवा लेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ राज्यसभा में मंगलवार को कुछ सदस्यों ने तमिलनाडु में चक्रवात फेंगल से हुए जान और माल के नुकसान का मुद्दा उठाया है। केंद्र सरकार से तत्काल राहत के लिए 2000 करोड़ रुपए के केंद्रीय मदद की मांग की है दोस्तों। उच्च सदन के अंदर शून्यकाल के दौरान डीएमके के नेता की ओर से यह सवाल खड़ा किया। डीएमके के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस मामले को उठाते हुए कहा कि चक्रवात फेंगल के कारण तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बर्बादी हुई है। उन्होंने कहा है कि सड़कें, रेलवे लाइनों के साथ साथ बड़ी संख्या में बुनियादी अवसंरचना और फसलों को नुकसान पहुंचने के कारण प्रभावी इलाकों के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार राज्य को 2000 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध करवाए। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य के प्रभावित इलाकों में एक केंद्रीय दल भेजने का भी अनुरोध किया है दोस्तों, जो संभावित नुकसान का ब्यौरा केंद्र सरकार को सौंपे और उसके अनुसार राज्य को मदद पहुंचा सके। अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से चक्रवात के प्रकोप के कारण जान माल को होने वाले तत्काल नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा है। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने भी चक्रवात फेंगल के कारण हुए नुकसान को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। फेंगल चक्रवात के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी ने दोनों ने मिलकर तमिलनाडु के लोगों की मदद पहुंचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहने के लिए कहा है। पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगा दिया गया है दोस्तों। उनसे साफ शब्दों में कहा गया है कि पब्लिक सर्विस में आगे आइए, लोगों की मदद करिए और ये सहायता भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। हर तरीके की मदद कांग्रेस पार्टी करने का प्रयास करेगी दोस्तों। कांग्रेस ना तो केंद्र में सत्ता में है, ना राज्य के अंदर उनका बहुत बड़ा सरकार में शेयर है, फिर भी कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से मदद करने का प्रयास कर रही है और यही एक अच्छे राजनेता, एक अच्छी पार्टी का एक व्यवहार होता है दोस्तों। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी देश के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कही जाती है, क्योंकि पूरे देश में कहीं भी कुछ हो, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर जगह एक्टिव और मजबूत नजर आता है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मतगणना प्रतिशत समेत 4 बिंदुओं पर चुनाव आयोग से मांगा है जवाब। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद और अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने बहुत ही सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और सकारात्मक माहौल में चर्चा की है। उन्होंने आयोग को यह बताकर शुरुआत की कि आखिरकार हम लोकतंत्र के उद्देश्य को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनावों के लिए असमान लेवल प्लेइंग फील्ड सीधे भारतीय
ये संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है, उसे कमजोर करता है। हमने कहा है कि हम पारदर्शिता के हित में और विश्वास की कमी को कम करने के लिए रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव भावना से काम कर रहे हैं। हमारा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि चुनाव आयोग को हम कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा कहना है कि चुनाव आयोग पर लोगों का विश्वास बने, इसके लिए जरूरी है कि प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट हो। रचनात्मक भावना से हम ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। कदम बड़ी मात्रा में कच्चे डेटा का खुलासा भी उन्होंने किया है दोस्तों, यानी आखिरकार कहां से ये कच्चा डेटा आ रहा है, इस पर भी सवाल खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमारा दूसरा मुद्दा तो ये है कि मतदाता सूची में जो नाम जोड़ा गया था 47 लाख अतिरिक्त नाम 2024 के जून महीने के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन और अभी के महाराष्ट्र के इलेक्शन के बीच में किए गए हैं दोस्तों, यानी अचानक से 47 लाख वोटर कैसे नए ऐड कर दिए गए, ये भी एक बड़े सवालों के घेरे में है। और चुनाव आयोग से तीसरा बड़ा मुद्दा जो उठाया गया है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि परेशान करने वाला मुद्दा ये रहा है कि जो राज्य दर राज्य गहराता जा रहा है कि शाम 5 बजे जितना वोटिंग परसेंटेज बताया गया था, जब अंतिम रिजल्ट आया, जो अंतिम आंकड़े आए कि कितने % वोट पड़े हैं, तो लगभग 70 लाख के आसपास और लोगों ने वोट डाल दिया था। सवाल यह है कि 5 बजे अमूमन वोटिंग बंद हो जाती है दोस्तों और मैक्सिमम लोग वोट डाल देते हैं, फिर ये अचानक 70 लाख कैसे वोटिंग का टोटल आंकड़ा बढ़ गया है। चुनाव आयोग को इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। सवाल खड़े होते हैं क्योंकि 70 लाख कोई कम वोट नहीं होते दोस्तों। आखिर अचानक से 5 बजे के बाद से 70 लाख वोटर कहां से आए? चुनाव आयोग हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन चुनाव आयोग को अगर निष्पक्षता और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है तो उनको जरूरी है कि इसका जवाब वो स्पष्टीकरण के साथ दे, साफ शब्दों में दे, बिना किसी गोल मोल हिचकोले के। साथ साथ दोस्तों, पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में आलू के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर एक हफ्ते से जारी विवाद की गूंज जब संसद पहुंच गई है। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनीष जायसवाल ने मंगलवार को लोकसभा के अंदर यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल की सरकार की ओर से झारखंड को आलू की आपूर्ति रोके जाने से गरीबों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। यह उनके प्रमुख आहार में शामिल है, लेकिन आलू की आवक नहीं होने की वजह से कीमत में उछाल है। जायसवाल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने झारखंड आ रहे आलू लदे ट्रक बंगाल की सरकार ने झारखंड आ रहे आलू लदे हजारों ट्रक को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर रोक नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार को इस मामले को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दूसरे राज्यों से आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है दोस्तों झारखंड की। हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी सरकार ने भी इसकी आलोचना की थी। साथ साथ बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पड़ोसी मुल्क के राजनयिक मिशन पर हुई तोड़फोड़ के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परिसर में घुसपैठ के मामले में 4 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बीच बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को भी तलब करके विरोध जाहिर कर दिया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही है, तो क्या भारत को इस पर कड़ा ऐतराज जाहिर करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वैसी हरकतें भारत के अंदर ना हो, क्योंकि भारत की दुनिया भर के अंदर प्रतिष्ठा है। अगर बांग्लादेश वाले हालात भारत में किए जाएंगे तो इससे भारत की प्रतिष्ठा खराब होगी दोस्तों। और केवल भारत को बांग्लादेश के साथ ही संबंध अच्छे नहीं रखने हैं, बल्कि पूरी दुनिया में एक भारत को अच्छे देश के तौर पर आगे बढ़ना है। और इसीलिए विपक्ष के लोगों ने भी कहा है कि हमको बांग्लादेश बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बांग्लादेश को दबाव में लेकर आना है ताकि वो सारे भारत के हितों के काम करे दोस्तों। लेकिन अगर बांग्लादेश के राजनयिक मिशन पर ही हमला होगा तो इससे भारत की छवि खराब होगी और कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंध और खराब होंगे और चाइना को इसका फायदा मिल जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार और भाजपा की नीति बांग्लादेश या पड़ोसियों को लेकर उस लेवल की नहीं है जो कांग्रेस पार्टी की 2011 के आसपास हुआ करती थी। मनमोहन सिंह ने सभी पड़ोसी देशों के साथ में अच्छे संबंध रखे हुए थे, लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी तरीके से विफल रणनीति लेकर काम कर रही है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जुड़ी बताएगा। साथ साथ शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को सजा सुनाए जाने के बाद गले में पट्टिका लटकाए व्हील चेयर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर वो पहुंच गए। सजा के तहत उन्हें स्वर्ण मंदिर में सेवादार के रूप में काम करने के लिए कहा गया। उन्हें दरवाजे पर ड्यूटी करने के अलावा लंगर की सेवा भी करनी होगी। दरअसल अकाल तख्त ने सत्ता में रहते हुए उनके द्वारा की गई गलतियों का हवाला देकर उन्हें सजा सुनाई है। सुखबीर सिंह बादल के पैर में चोट लगी हुई है दोस्तों, इसी वजह से व्हील चेयर पर बैठे हुए नजर आए। 3 दिसंबर से लेकर 2 दिनों के अंदर उनको गोल्डन टेम्पल के अंदर घंटा घर के पास ड्यूटी पर लगाया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि उनको अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा और अकाल तख्त की ओर से जो सजा सुनाई गई है इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर सुखबीर बादल एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं और उनके जितने भी पंथी वोटर हैं सारे के सारे वापसी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही पंथी वोटर वापस आएंगे वैसे ही एकजुटता के साथ शिरोमणि अकाली दल अपनी ताकत का एहसास कराएगी और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आएगी। आप लोग अपनी राय जुड़ने का बताएंगे दोस्तों। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा के अंदर संभल की हिंसा पर बयान देते हुए इसे गहरी साजिश, सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने संभल में माहौल बिगाड़ने वालों के साथ पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि उन्हें तत्काल निलंबित और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए ताकि आगे कोई संविधान के खिलाफ इस तरीके का काम ना करे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि संभल में जो घटना हुई है वो एक सोची समझी साजिश के तहत और संभल में भाईचारे को गोली मारने का काम किया गया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी जो बार बार खुदाई की बातें कर रहे हैं वे खुदाई हमारे देश के सौहार्द, भाईचारा, गंगा जुमनी तहजीब देगा। ये सोची समझी साजिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव
13 नवंबर को होने वाले थे। तारीख 13 नवंबर से बढ़कर 20 नवंबर कर दिया गया और संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19 नवंबर को सिविल जज के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। इसके बाद मामला आगे बढ़ा दोस्तों, विवाद शुरू हो गया। कुल मिलाकर विवाद और चुनाव के टाइमिंग के मैच होने को लेकर भाजपा पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जो लेकर आएगा। साथ साथ दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स अब आईपीएल वाली होने वाली है दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जीत के लिए दिल्ली में होम पिच पर तीसरी बार भारी अंतर से चुनाव जीतने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित 3 बार लगातार चुनाव जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने की बातें कर रही है दोस्तों। इसीलिए दोनों पार्टियों के बीच में पॉलिटिक्स में आईपीएल ऑक्शन जैसा एक्शन होने वाला है, यानी जबरदस्त तरीके का एक्शन होगा। कौन बड़ा दिग्गज नेता कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास भी उस तरीके की लहर नहीं है जो पहले 2 चुनावों में थी। उनको एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा वोट लेकर कोई आ पाएगा आम आदमी पार्टी के लिए, वो उनका बड़ा दिग्गज नेता लेकर आ पाएगा। लेकिन दिग्गज नेता कौन किसके खाते में जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इसी तरीके से हमारे साथ लगातार बने रहिए। वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करते रहेगा। जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे चैनल जय हिंद, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।